अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। बच्चों आज हम लोग 10th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 12 शुरू करने लगे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यूजुअली बच्चे इस चैप्टर को मुश्किल चैप्टर समझते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, इसके लेक्चर सुनेंगे तो शायद आपका ये सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाए और बहुत ही आपको आसान लगे। आपने ये लेक्चर सुनने हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये कोऑर्डिनेशन वाला। सबसे पहले बच्चों कोऑर्डिनेशन होता क्या है ये समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन क्या है। लाइक बच्चों देखो, ये मैंने ना इस वाइट बोर्ड को हाथ लगाया, अब मेरे दिमाग को पता लग गया कि मेरी फिंगर किसी चीज़ से टच है। सोचो कैसे पता चला। हमारी फिंगर के अंदर दिमाग है, हमारी फिंगर के अंदर आइज़ है, फिंगर में नहीं है। दिमाग हमारा ये है, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ का मरकज़ बच्चों ये हमारा दिमाग है। जब आपने इस जगह पे टच किया तो यहाँ से एक मैसेज पैदा हुआ, वो मैसेज आपके ब्रेन तक गया और आपके ब्रेन को पता लग गया। अच्छा, अब मैंने हाथ लगाया इस वाइट बोर्ड पे अगेन, मुझे ये भी पता चल गया कि वाइट बोर्ड ठंडा है या गर्म है। ठीक है, इसी तरीके से आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, आपकी आइज़ जो है इस वक्त मोबाइल पे है और आप लोग मुझे देख रहे हो। आपकी आंखों से मैसेज आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है, ये भी बच्चों कोऑर्डिनेशन है। अच्छा बच्चे, आप लोग गेम खेल रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है पकड़ा हुआ, आप गेम खेल रहे हो। अब आप देख रहे हो कि इधर मुड़ना है, आपने इधर वाला अंगूठा दबा दिया, ठीक है, इधर मुड़ना है। आप सबवे सर पर खेल रहे हो, आपने इधर मुड़ना है, आपने इधर वाला बटन दबाया, इधर मुड़ना है इस साइड पे, आपने वो वाला बटन दबाया। मेरा आप लोगों से सवाल है, देख तो आपकी आइज़ रही है, फिर आपके हाथ क्यों आपकी आइज़ के मुताबिक काम कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमारी आंखों में और हमारे हाथों में राब्ता होता है। लाइक आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, सामने आपको जंप नज़र आया कि जंप आ गया। देखो बच्चों, देखा किसने? आइज़ ने। आइज़ ने ब्रेन को मैसेज भेजा। अब ब्रेन हमारा असल ऑर्गन है जो चीज़ों को समझ सकता है। आपकी आइज़ ने सिर्फ एक मैसेज भेजा, एक तस्वीर भेजी ब्रेन को कि ब्रेन साहब जंप आ गया। आपके ब्रेन ने फ़ौरन एक्शन लिया, ब्रेन को पता लग गया जंप आ गया। ब्रेन ने आपके पैगाम भेजा टांगों को, आपने ब्रेक मारी पैर से, आपके हाथ को आपने ब्रेक अगली मारी, ठीक है, यूं उस जंप को आपने गुजार लिया। देखो आपके दिमाग ने आपकी आंखों की हेल्प से इंफॉर्मेशन ली और उसके मुताबिक आगे पैगाम भेजा, चीज़ों को कंट्रोल किया। बच्चे एक और एग्जांपल सुने। आपने बहुत ज़्यादा ना सख्त काम किया, आप सुबह उठे, आपने आधा घंटा जो है वो वॉकिंग की, दौड़ते रहे दौड़ के खड़े हो गए। जब आप खड़े हो गए आपको यूँ सांस चढ़ गया। क्यों चढ़ गया भाई? काम किसने किया है? आपकी लेग्स ने। फिफड़ों को क्या वक्त पड़ गया भाई? फिफड़ों को क्या मौत पड़ गई? काम तो आपके लेग्स ने किया है। आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, आपको पसीना आने लग गया। क्यों भाई? सारा कुछ क्यों? काम तो टांगों ने किया है। टांगों को ही कोशिश होनी, जो भी थकावट है वो उनको होनी चाहिए थी। आपकी हार्ट बीट क्यों तेज़ हुई? आपकी रेस्पिरेशन की रफ्तार क्यों तेज़ हुई? क्योंकि बच्चों हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स आपस में राब्ते में होते हैं। आपको मैंने जितनी भी एग्जांपल दी, आपको बड़ा क्लियरली समझ आ गया है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे से राब्ते में होते हैं। ये नहीं कि हमारी एक जो है वो आंख अपना काम खुद करी जा रही है, दूसरी आंख कोई और काम कर रही है, नहीं, मिल के काम करेंगी, दिमाग इनको कंट्रोल करेगा। दिमाग जो है वो चीज़ों सारी इन्फॉर्मेशन जो बॉडी से ली जाती है वो हमारे ब्रेन को पहुंचाई जाती है और ब्रेन फिर उसके मुताबिक जो है वो जॉब्स देता है मुख्तलिफ चीज़ों के, कि आइज़ को कहता है तुम बंद हो जाओ, मतलब तेज़ रोशनी पड़ी, ब्रेन ने आइज़ को फ़ौरन पैगाम भेज देना है कि रोशनी तेज़ आ रही है, लाइट तेज़ है, जल्दी से बंद हो जाओ, आँख बंद हो जाएगी, यूँ हम तेज़ रोशनी से बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी, बहुत तेज़ शोर आपके ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने फ़ौरन पैगाम भेजा आपके हाथों को, आपने यूं कानों पे उंगलियां रख ली। क्यों रख ली? क्योंकि ब्रेन ने बता दिया कि ख़तरा है, आपको रख लेने चाहिए, आपके कानों के पर्दे फट सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल दे दी है कोऑर्डिनेशन की। आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट बन चुका है अब कोऑर्डिनेशन का, कि बॉडी के किसी भी पार्ट से इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। ब्रेन फिर उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है, हमारा दिमाग साडा चौधरी, हमारा दिमाग हमारा चौधरी है, फिर वो उसके मुताबिक जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को पैगाम देता है उसके मुताबिक एक्शन लेने के लिए। तो बच्चों यही है कोऑर्डिनेशन। अब आपको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन याद करना हलवा है आपके लिए। हम कहते हैं इन बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
मल्टी सेलुलर जानदारों की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम वर्क्स टुगेदर, डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिल के काम करते हैं टू परफॉर्म बॉडी फंक्शंस। बच्चों ये डेफिनेशन अपनी बुक पे नोट कर लो कि मुख्तलिफ काम करने के लिए हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिल के काम करते हैं, दैट इज वी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अच्छा तो बच्चों कोऑर्डिनेशन सिर्फ हम में नहीं होती, तमाम जानदारों में होती है, तमाम जानदारों में। मल्टी सेलुलर जानदारों में तो होती ही होती है, जो यूनिसेलुलर जानदार है ना उनमें भी कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन उनमें ब्रेन नहीं होता। याद रखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी जिधर फूड होती है उधर मूव करता है। क्यों? क्योंकि उसको सिग्नल मिलते हैं कि मैंने उधर मूव करना है। तो कोऑर्डिनेशन जो है ये जानदारों का एक लाजमी फीचर है। जिस तरीके से सांस लेना एक फीचर है, जिस तरीके से रिप्रोडक्शन एक फीचर है, जिस तरीके से एनर्जी पैदा करना फीचर है, ऐसे ही बच्चों कोऑर्डिनेशन भी जानदारों का एक लाजमी करैक्टर है। इसके बगैर जानदार जिंदा नहीं रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन कैसे पैदा की जाती है? इसके लिए बच्चों दो सिस्टम होते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो मैंने आपको सारी एग्जांपल दी, राब्ता पैदा करना है, इसके लिए बच्चों दो सिस्टम है। दो सिस्टम कौन से हैं? नर्वस सिस्टम, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, हमारी कोऑर्डिनेशन दो तरीके की है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए होता है नर्वस सिस्टम, और केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए एक सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा बच्चों पिछली एग्जांपल का आंसर बताना मैं भूल गया कि जब आप ज़्यादा काम करते हैं आपकी हार्ट बीट क्यों तेज़ हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ। जब बच्चों आप ज़्यादा काम करते हो ना, आपके मसल्स ने काम किया है, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि मसल्स आपको पता है जब काम करते हैं उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आती है? फूड को तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है। उन्होंने ज़्यादा काम किया है, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी पैदा करने के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है बच्चों, इसलिए आपके सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, क्योंकि आपने नॉर्मल से ज़्यादा काम किया है। तो आपकी सांस की रफ्तार ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। ब्रेन ने तेज़ करवाई है, क्योंकि ब्रेन को पता है टांगों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। आप तेज़ी से सांस लेने लग गए और आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जानी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के ज़रिए ही तो मसल्स तक पहुंचनी है। तो यूँ आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हुई, यूँ आपकी रेस्पिरेशन की रफ्तार भी बढ़ गई, और जब आपने ज़्यादा काम किया आपके अंदर हीट भी पैदा हुई। एक्स्ट्रा काम करने से, ज़्यादा काम करने से हीट पैदा होती है। अब बॉडी से उस हीट को भी निकालना ज़रूरी है, वरना अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए आपको पसीना आता है। ठीक है, पसीना भी आएगा ताकि उस एक्स्ट्रा हीट को निकाले, क्योंकि इवेपोरेशन से कूलिंग पैदा होगी। बच्चों सारे ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं ना, दैट इज़ वी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की मैंने दो किस्में बता दी। नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसके लिए एक सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम, ये जो ब्रेन वाला सिस्टम है। हमारे अंदर एक और कोऑर्डिनेशन होती है, उसको बोलते हो केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसके लिए जो सिस्टम होता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। लाइक आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए हमारी जो दाढ़ी आती है एक ख़ास एज के बाद आती है। कैसे? ज़ाहिर बात है भी इसके लिए नर्वस सिस्टम तो नहीं है, इसके लिए जो ब्रेन वगैरह तो नहीं है। इसके लिए बच्चों कुछ केमिकल्स होते हैं, वो हमारी इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, लाइक ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को। लाइक देखें आप फीमेल्स के अंदर जो है एक ख़ास टाइम के बाद एग बनने शुरू होते हैं। कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन कंट्रोल करते हैं। दरख्त पे एक ख़ास मौसम के बाद फल लगते हैं। हर साल जब वो मौसम आता है फल बन जाते हैं। क्यों? उसी टाइम पे क्यों? उससे आगे पीछे क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों केमिकल्स हैं। तो दरख्तों वगैरह के अंदर एक ही सिस्टम होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों याद रखो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये सिर्फ एनिमल्स में होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन किन में होती है? एनिमल्स में, प्लांट में नहीं होती। जबकि बच्चों जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये एनिमल्स में तो होती ही होती है, यानी हम में, और इसके अलावा ये बच्चों प्लांट्स में भी होती है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिर्फ एनिमल्स में होती है, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए होता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के लिए ब्रेन ज़रूरी है। प्लांट में ब्रेन नहीं ना होता। और नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत तेज़ है। लाइक ये मैंने हाथ रखा, ये चीज़ गर्म है, मैंने फ़ौरन हाथ उठा लिया। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम ब्रेन है, ब्रेन जो है ये तेज़ी से एक्शन लेता है। जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें हार्मोन पैदा होते हैं, वो हार्मोन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा तो बच्चों कोऑर्डिनेशन पैदा करने के ना 5 स्टेप है। मैंने लिखे कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। एक जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है जो आपकी दिमाग की मर्ज़ी से हो रहा है उसके 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? स्टिमुलस, रिसेप्टर,
कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। सबसे पहले एक जहन में स्केच बना ले, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्टिमुलस का मतलब होता है उर्दू के अंदर आप इसको कह सकते हैं मुहर्रक। मुहर्रक मीन तहरीक देने वाला, मुहर्रक मीन कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करवाने वाला, ये स्टार्टिंग चीज़ है। स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपकी बॉडी डिटेक्ट कर सके वो स्टिमुलस है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके खिलाफ आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे वो स्टिमुलस है। लाइक ये गर्म चीज़ है, मैंने गर्म पे हाथ लगाया, ये गर्म चीज़ स्टिमुलस है। मैंने हाथ उठा लिया, हाथ उठाना मेरा रिस्पॉन्स है, वो गर्म चीज़ स्टिमुलस है। आप लोग जो है वो मुझे देख रहे हो, मैं आपके लिए स्टिमुलस हूँ, ठीक है। आप मुझे देख रहे हो ना, मैं आपके लिए क्या हूँ, स्टिमुलस हूँ, जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। फिर बच्चों स्टिमुलस के बाद अगली चीज़ आती है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रिसीविंग ऑर्गन है, नाम से जाहिर है ये रिसीव करते हैं। उर्दू में इनको कह सकते हैं वसूल करने वाला, ठीक है। ये रिसीव करते हैं बेटा किसको, स्टिमुलस को। जो माहौल में चेंज आ रही होती है ये उसको रिसीव करते हैं। लाइक मुझे देखने के लिए आपकी कौन सा ऑर्गन है जो मुझे देख पा रहा है, आपकी आइज़। आइज़ क्या हो गई, रिसेप्टर, रिसीविंग ऑर्गन। आवाज़ कैसे आप सुन पा रहे हैं, कानों से, कान क्या हो गए, रिसीविंग ऑर्गन यानी रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर है ये उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि साउंड भी एक स्टिमुलस है, चेंज है एक माहौल के अंदर जो आ रही, लाइट भी एक स्टिमुलस है, हीट या कोल्ड भी एक स्टिमुलस है, इसको डिटेक्ट करता है बच्चों रिसेप्टर। रिसेप्टर इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके भेज देता है बच्चों कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर का मतलब उर्दू में होता है राबता पैदा करने वाला, राबता करने वाला। ये हमारा मेन मरकज़ है, ये हमारा क्या है, मरकज़। इसने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया किससे, स्टिमुलस से, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके हाथ से ना ये मार्कर छूट के नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गया, नीचे पड़ा है। अब ये मार्कर क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है। मेरी आइज़ क्या है, रिसेप्टर है, मेरी आइज़ रिसेप्टर। मेरी आइज़ ने ब्रेन को पैगाम भेजा कि मार्कर नीचे गिरा हुआ है, उठाना है। अब मेरे ब्रेन ने क्या किया, मेरे ब्रेन ने मेरी लेग के मसल को पैगाम भेजा, यानी मेरा ब्रेन है ना, उसने चीज़ को समझा कि क्या मसला है, उस मसले के मुताबिक आगे उसने फिर पैगाम भेजना है जिससे काम लेना है। अब मेरी ब्रेन ने मेरे मसल्स को पैगाम भेजा, नेक के मसल, ये पीछे बैक के मसल्स, और मैंने झुक के यूँ मारकर उठा लिया। अब ब्रेन ने जिस ऑर्गन को पैगाम भेजा है वो ऑर्गन रिसेप्टर है, इफेक्टर है। वो ऑर्गन क्या है, इफेक्टर, यानी इफेक्ट देने वाला। इफेक्टर मीन इफेक्ट देने वाला। सो इफेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूस इफेक्ट। उर्दू में आप कह सकते हैं असर दिखाने वाला। और फिर है बच्चों रिस्पॉन्स, जो असर मैंने दिखाया है वो रिस्पॉन्स है। अच्छा एग्जाम्पल देखिए, आप एक मज़े की एग्जाम्पल देखिए। कोई आपके मुंह पे आके ज़ोर से थप्पड़ मारे, वो थप्पड़ क्या है, स्टिमुलस। आपकी ये जो स्किन है, रिसेप्टर, स्किन ने उस मैसेज को रिसीव किया, रिसेप्टर। आपके ब्रेन को पैगाम भेज दिया, कोऑर्डिनेटर। ब्रेन क्या होता है, कोऑर्डिनेटर। उससे को पैगाम पता लग गया कि मसला हुआ है भाई, लड़ाई हो गई है, मुझे ये मैसेज लड़ाई वाला मिला है। ब्रेन ने उसके मुताबिक उस चीज़ को समझा और फिर ब्रेन ने आपके इफेक्टर को पैगाम भेजा, यानी आपके हाथ को पैगाम भेजा। आपने हाथ उठा के उसके भी थप्पड़ मार दिया। अब ये जो आपके हाथ के मसल है ये इफेक्टर है, जिनको कोऑर्डिनेटर ने पैगाम भेजा है, और जो आपने थप्पड़ मारा है वो आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है बच्चों, ऐसे हम रिस्पॉन्स लेते हैं। अब वो पिछली एग्जाम्पल पे गौर करें। आप के अंदर जो रिस्पॉन्स है ये आपके बॉडी के अंदर पैदा होने वाला कोई भी काम है। अभी मैं आपको और भी कई सारी एग्जाम्पल देता हूँ, लेक्चर सुनते रहिए। स्टिमुलस, इसके बाद बच्चों हम तफसील देखते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है। मैंने लिखा है डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल। ब्रैकेट में लिखा है ये चेंज जानदार के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स पैदा करवाए किसी भी ऐसी चेंज को आप बोलते हो स्टिमुलस। लाइक हीट एक स्टिमुलस है, कोल्ड एक स्टिमुलस है, ठीक है बच्चों। और टच एक स्टिमुलस है, किसी चीज़ का जो स्मूथ या कर्व्ड होना, ये एक स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस आपके अंदर भी हो सकता है। लाइक मैं आपको अंदरूनी स्टिमुलस बताता हूँ।
जब आपने बच्चों काफ़ी ज़्यादा काम किया, दौड़ लगाई आधा घंटा, आपके ब्लड के अंदर आपके मसल ने ज़्यादा काम किया ना, तो आपके मसल्स की ज़्यादा काम करने की वजह से, ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से आपके अंदर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। ये आपका स्टिमुलस है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई आपके ब्लड में। CO2 कहाँ से आई? जब आपके बॉडी सेल्स ने काम किया, उन्होंने CO2 पैदा की, मसल्स में CO2 बढ़ गई। अब वो एक्स्ट्रा CO2 इज स्टिमुलस, वो क्या है बच्चों? स्टिमुलस हो गया। ठीक है, स्टिमुलस अंदरूनी स्टिमुलस है, उसको आपके कुछ बॉडी के सेल्स डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को पैगाम भेजते हैं। जिन्होंने डिटेक्ट किया वो रिसेप्टर है। तो इसलिए स्टिमुलस अंदरूनी भी हो सकता है या बैरूनी भी हो सकता है। फिर रिसेप्टर देखिए, रिसेप्टर जो है रिसीव स्टिमुलस एंड सेंड इट टू कोऑर्डिनेटर, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और कोऑर्डिनेटर को भेज देते हैं। रिसेप्टर जो है कभी कभी ये कोई ऑर्गन भी होता है, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एक रिसेप्टर है जो किसको रिसीव करता है? लाइट को। फिर बच्चों ईयर, ये एक रिसेप्टर है। फिर हमारी स्किन के अंदर कुछ नर्व्स होते हैं, हमारी ये जो स्किन है इसमें हीट को रिसीव करने वाले सेल्स होते हैं, इसमें कोल्ड को रिसीव करने वाले सेल होते हैं, इसमें पेन को रिसीव करने वाले सेल होते हैं, ये सारे रिसेप्टर हो गए। तो रिसीव स्टिमुलस एंड सेंड इट टू कोऑर्डिनेटर। फिर बच्चों कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर कौन होता है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेटर हमारी दो चीज़ें होती है, एक बेटा ब्रेन हमारा कोऑर्डिनेटर है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। दो चीज़ें हमारे कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करती हैं, बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती होती है कोऑर्डिनेटर, एक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नर्वस सिस्टम में ये दो कोऑर्डिनेटर होते हैं। लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ना, जो केमिकल्स के ज़रिए काम करता है, उसमें कोऑर्डिनेटर होते हैं अमूमन ग्लैंड। क्या होते हैं? ग्लैंड। ग्लैंड वो ऑर्गन जो कोई केमिकल पैदा करे, उसको आप ग्लैंड बोलते हो। तो कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं? रिसीव मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर से मैसेज को लेते हैं एंड सेंड मैसेज टू स्पेसिफिक ऑर्गन, फिर कुछ खास ऑर्गन को मैसेज आगे भेज देते हैं। इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया किससे? रिसेप्टर से, उसको समझा, फिर उस मैसेज के मुताबिक आगे जिस ऑर्गन की ज़रूरत है उसको पैगाम भेज दिया। आगे जिसको भेजा स्पेसिफिक ऑर्गन, वो अगला ऑर्गन इफेक्टर होगा और इफेक्टर क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। अब बच्चों एक ये वाली एग्जांपल देखिए, ये है कोई हॉट ऑब्जेक्ट, इसको आपका ये हाथ टच हुआ, आपका हाथ टच हुआ तो यहाँ से एक मैसेज पैदा हुआ, यानी कि अब ये बच्चों स्टिमुलस से, ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या है? स्टिमुलस। आपकी ये जो स्किन है ये बच्चों रिसेप्टर है, ठीक है। इस रिसेप्टर ने पैगाम भेजा यहाँ से नर्व के ज़रिए कहाँ तक? आपके ब्रेन तक। आपका ब्रेन क्या हो गया? ब्रेन आपका कोऑर्डिनेटर हो गया। अब ब्रेन जो है उसको पता चल गया कि खतरा है। ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने एक और न्यूरॉन के ज़रिए पैगाम भेजा आपके हाथ को ही वापस, ठीक है, आपके इन मसल्स को, ये जो आपको बाजू के मसल है, आपने हाथ वापस खींच लिया, आपका हाथ लगा हुआ था, आपने हाथ वापस खींच लिया, तो इस तरीके से उस गर्म चीज़ से आपका हाथ है दूर हो गया। अब ये जो आपके मसल्स हैं ये इफेक्टर थे, ब्रेन कोऑर्डिनेटर है, और हाथ वापस खींच लेना आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इफेक्टर की बात करते हैं। इफेक्टर मैंने लिखा है रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेते हैं एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, और फिर ये रिस्पॉन्स देते हैं। आमतौर पे हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें इफेक्टर होते हैं हमारे मसल्स। क्या होते हैं इफेक्टर? मसल्स, यानी ब्रेन हमारा मुख्तलिफ मसल्स को पैगाम भेजता है। लाइक ये मैंने हाथ हिलाया, क्यों हिलाया? ब्रेन से मैसेज आया हाथ के मसल्स को, मसल्स ने काम किया, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट हुए, और ये मैं दे रहा हूँ रिस्पॉन्स। ये मेरा हाथ को हिलाना क्या है? रिस्पॉन्स है, ठीक है बच्चों। तो मसल्स आमतौर पे इफेक्टर होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इसके अलावा हमारा इफेक्टर कभी कभी लिवर भी हो सकता है, लिवर भी एक इफेक्टर के तौर पे काम करता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ। फिर बच्चों एंड पे रिस्पॉन्स है, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इफेक्टर। इफेक्टर ने जो भी असर पैदा किया, जो भी काम किया है, उसको आप रिस्पॉन्स बोलते हो। एग्जाम्पल पे गौर करें, ये बच्चों एक स्टिमुलस है, कोई भी माहौल के अंदर चेंज,
उस स्टिमुलस को एरो लगा के मैंने बनाया रिसेप्टर, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया और उसको भेज दिया आपके कोऑर्डिनेटर को। आपका कोऑर्डिनेटर कौन होता है? आपका ब्रेन यूजुअली होता है, 95% आपका ब्रेन ही होता है स्टिमुलस कोऑर्डिनेटर। अब ब्रेन को पैगाम आया, ब्रेन ने वापस पैगाम भेजा किसको? इफेक्टर को, और इफेक्टर ने क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। ये है बच्चों नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये कौन सा कोऑर्डिनेशन है? नर्वस सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम में पैगाम भेजा कैसे जाता है? यानी रिसेप्टर जो है ये तो रिसीविंग ऑर्गन है, लाइक हमारे कान जो है ये सुनते हैं, ये ब्रेन तक पैगाम लेके कैसे जाते हैं? न्यूरॉन के ज़रिए से। तो बच्चों जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन के ज़रिए से मैसेज भेजा जाता है रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर को, और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर को भी कैसे भेजा जाता है? कुछ सेल्स के ज़रिए। उन सेल्स को आप बोलते हो न्यूरॉन। जबकि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें फ़र्क ये होता है कि उसमें भी स्टिमुलस होता है, लेकिन यूजुअली इंटरनल स्टिमुलस होता है। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, ये क्या है? स्टिमुलस है। ये स्टिमुलस डिटेक्ट कौन करेगा? हमारे रिसेप्टर। रिसेप्टर जो है वो पैगाम लेके कोऑर्डिनेटर को देंगे। कोऑर्डिनेटर हमारा ग्लैंड होगा, तो एंडोक्राइन सिस्टम में कोऑर्डिनेटर ग्लैंड होते हैं। केमिकल्स के ज़रिए पैगाम पहुंचा ग्लैंड तक। अब ग्लैंड ने भी केमिकल ही रिलीज़ किया। कौन सा केमिकल? हार्मोन। उस हार्मोन को आप बोलेंगे इंसुलिन। शुगर ज़्यादा है ना, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो हमारे पैंक्रियाज ने, हमारे ग्लैंड ने क्या पैदा कर दी? इंसुलिन। उस इंसुलिन ने आके किस पे असरअंदाज होना है बच्चों? लिवर पे। मैंने बताया था कि लिवर भी कभी कभी फैक्टर होता है। इंसुलिन जो है वो आके आपके लिवर से के ऊपर उसने अटैक किया। अब लिवर ने क्या किया? लिवर ने ब्लड में से सारे ग्लूकोज को जज़ब कर लिया। अब ग्लूकोज कम हो गया। ग्लूकोज का कम होना रिस्पॉन्स है, और वो जो आपके ग्लैंड ने पैदा किया है केमिकल, वो केमिकल किसके ऊपर आके इफेक्ट किया उसने? लिवर पे। तो लिवर आपका क्या हुआ? इफेक्टर। तो बच्चों आज के लेक्चर बस यहीं तक है। हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं इसके, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के, और हमने कोऑर्डिनेशन की टाइप्स पढ़ी हैं। हमने कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अगर कोई क्वेश्चन हो वो कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।